अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ हाफ़िज़ साद बिन रियाज साहब हैं। मेरा नाम अमान अल्लाह तारिक है और हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक फ़िल्म लाई थी हमने 20-25 मिनट की। इसके अंदर हमने सार्जेंट मेजर उमर हालिस तमीर की कहानी और दास्तान को बयान किया था या डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की थी। और ये मेरा फेवरेट सीन है। उसके हकीकी स्टेशन कमांडर जनरल ज़कई ने उसको फरमाया था कि बेटा अपनी ड्यूटी का हक हलाल करो और उमर ने वाक़यतन हक को हलाल किया। Bir güzelden ötürü Hey canım hey Yelkenden hey canım Ecel geldi erkenden उमर ने अपनी पिस्टल अपने होल्स्टर से निकाली और जनरल समी तिर्जी को सीधा सर के अंदर गोली मार दी। तिर्जी के बॉडीगार्ड्स और एस्कॉर्ट ने फौरन फायर खोला और उमर हालिस तमीर को इतनी गोलियां लगी कि कोई इंसान वो वीडियो देख भी ले तो वो बता नहीं सकता कि कितनी गोलियां उनके जिस्म में लगी। वो फौरी ज़मीन पर गिर गए और जब अंदाज़ा हुआ कि वो शेर जवां अभी भी शहीद नहीं हुआ तो एक सिपाही ने करीब आके उन्हें सर में गोली मार के दुनिया से रुखसत कर दिया। आई होप यू एंजॉयड दिस सीन। ये मेरा फेवरेट सीन है फिल्म का। प्लीज़ अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी ये ऑन अपडेट चैनल पे आप देख सकते हैं। बट व्हाट वर योर थॉट्स व्हेन मेकिंग द स्क्रिप्ट, डूइंग द रिसर्च फॉर इट एंड या अपेरेंटली मुझे कोई ज़ाहिर सी बात है, जब इवेंट हुआ था 2016 के अंदर तो उस टाइम तो इतनी डिटेल नहीं सामने आई। आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ें खुलती हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम रात को जाग रहे थे और जब अर्दगान कमिंग ऑन लाइक लाइव, दैट वाज ओजी मोमेंट फॉर अस। अर्दगान साहब लाइव आए और उन्होंने अर्दगान साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसे खेल लेते हैं हम, ऐसी मुझे ये वाला खेल भी आता है। अर्दगान इज सच एन ऑकवर्ड ऑटिस्टिक गाय बाय द वे, लाइक सीधी सीधी बात करता है ऐसे करके एंड वो फेसबुक लाइव सो फनी। और वो लाइव आए और उन्होंने कहा कि सर जी फिर इस तरह है तो फिर इस तरह, और फिर हम वो अगले दिन की जो विजुअल्स है कि लोगों ने उन सारे फौजियों को रोड के ऊपर लिटाया हुआ था और बेल्टों से मार रहे थे। दैट विजुअल्स, और स्पेशली व्हेन यू आर इनहेरिटिंग द लेगेसी ऑफ मुर्सी का कू, राइट, तो हमारा टीनेज है जो और फिर हमारी अपनी कंट्री का मुशर्रफ का एरा, जो सारा कुछ हमने देखा है, एंड फिर ट्यूनिस के अंदर और फिर सीरिया के अंदर, तो ये जो था ना कि ये किसी दारुल मुसलमानों के मुल्क के किसी दारुल हुकूमत में ये भी हो जाएगा। It was unprecedented and it was the day, the history was I guess आपने नोटिस की कितना इंटरप्ले किया जाता है कल्चरल और मीडिया फ्रंट पे। ऑफ कोर्स सवाए तुर्कों के कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता उस चीज़ को कि वो कितना बड़ा मोमेंट यार। इवन मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि सरकारी मीडिया वो सब समझ आता है, बट प्राइवेट सिटीजनशिप, एनजीओ क्लास, कुछ भी नहीं, मजहबी तबका कुछ भी नहीं, चुप, सिर्फ जमाती बात करते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली वो एक टर्की से ताल्लुक है, बट नो मजहबी तबका टॉक्स अबाउट इट। कोई सिविल डेमोक्रेटिक क्लास नहीं, कोई एनजीओ बाबे नहीं, कोई चाचे नहीं, कोई गांधी साहब का बयान नहीं आया कि जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ होती है, वेरी गुड। नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ही इज़ नॉट, वही अच्छी बात है कि इवन इन द रेल, वो भी हम आगे आएंगे जब इंडियन प्रोटेस्ट कवर करेंगे तो बड़ी अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली हमें पूरा साल। लेकिन बहरहाल वो सारा कुछ देखा तो फिर ऐसा ऐसा डिटेल आना शुरू हुई कि फ़तह गुलन साहब पीछे थे, अमेरिका में बैठ के वो सारा कुछ प्लान हुआ था, और फिर हमें ये देख एकदम से जो सारे लोग खुश हो गए थे, और पाकिस्तानी जर्नलिज्म ने पीक किया था उस रात को। मुझे ये भी याद, कामरान खान साहब, मुबशिर लुकमान साहब, इन सारों ने कर दी अर्दगान गोन माइट टेक असाइलम इन पाकिस्तान। लोग ये भी कहना शुरू हो गए थे, राइट। वो तुर्की छोड़ के पूरा यूरोप छोड़ के पाकिस्तान आएगा असाइलम लेने के लिए। तो अर्दगान तो चला गया और बड़ा जो भी सीन था, इन लोगों की भी सारी खुशियाँ नहीं ख़त्म होनी थी और भी बहुत सारे लोग खुश थे। तो ऐसा ऐसा वो चीज़ें सामने आई हुई कि फिर अर्दगान ने मिशन क्लीन अप जिसे कहते हैं वो स्टार्ट किया। फतहुल्लाह गुलन के जितने भी लोग थे मुतासरीन, उनको कैद करना स्टार्ट किया, और पाक तुर्क स्कूल जो था उसको आई रिमेंबर वो वाला सीन भी हुआ।
फिर बीच में एक स्टोरी ये भी है कि अच्छा ये उस रात को ये भी हुआ था कि वो एक सार्जेंट था जिसने उमर की कहानी मुझे साल डेट पे पता लग गई थी. सो अच्छा। फ्रॉम 2016 तक मुझे नहीं पता था अच्छा फॉर गुड 5-6 years. या एंड मुझे 2025-26 के मिडिल पॉइंट में समवेयर इन बिटवीन द 2 years में पता लगा था. एंड आई वाज अनएंडिंगली फैसिनेटेड बाय इट. अभी जब ये 2016 वो जब 16 की वो डेट आई जुलाई की सेलिब्रेट कर रहे थे तो दोबारा वो वीडियो सर्कुलेट किया. आई सॉ देम एंड आई वाज लाइक यार इस पे फिल्म बनाते हैं. यू नो व्हाट आई मीन? या आई वाज लाइक this is nuts. इट्स अ कैरेक्टर टू like too interesting to be ignored. And it's also it's somehow more strange. It's stranger than fiction Yeah. because you can't write this. I think the fact जो बड़ा अच्छा हाईलाइट भी किया था कि वो सिर्फ चरवाहे का बेटा है. हाँ There's nothing exceptional about him. कोई उसकी बहुत फ्लैम्बोयेंट और बड़ी आउटगोइंग बड़ी पॉलिटिकली वोकल पर्सनैलिटी नहीं है. वो एक फौजी है. वो टिपिकल सी ड्यूटी करता है अफगानिस्तान जाके भी, इराक जाके भी. और वो कई लोगों के लिए टर्न ऑफ थी बाय द बात कि वो इराक और अफगानिस्तान में ड्यूटी कर रहा है बिकॉज दैट्स टर्की एक नेटो एलाय है. वो विरासत में उसको अर्दोगान ने जो इनहेरिट किया है, जो रिलीजियस राइट है टर्की में उन्होंने इनहेरिट किया है, ये नेटो और यूरोपियनिज्म टर्की का, और उसकी पॉलिटिक्स उनको खेलनी पड़ती है. या और अफगानिस्तान में भी उनका किरदार था, इराक में भी, ऑल्दो पाकिस्तान वाला किरदार नहीं था. ऑफ कोर्स. इराक वो बड़े कामयाबी के साथ साइड स्टेप कर गए थे कि दावा भी कर दिया कि हम साथ हैं और फिर मुकर भी गए जब एक्चुअल लड़ाई की बारी आई. एंड तुर्की और पाकिस्तान और सीरिया और अफगानिस्तान, ये एनालॉजीज जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वो अपील करती हैं कि इट जस्ट रियली अपील्स टू माई माइंड के पाकिस्तान हैड एन एडवेंचर इन अफगानिस्तान, उसका ब्लो बैक, उसके मसाइल. टर्की हैड एन एडवेंचर इन सीरिया, उसके ब्लो बैक, उसके मसाइल. ही इज़ लाइक, अगर आप, मुझे ऐसे लगता है कि अर्दोगान इज़ लाइक ज़ियाउल हक एंड द शरीफ फैमिली मुश्ड टुगेदर. लाइक ही इज़ दिस पंजाबी बिजनेस फैमिली, एनाटोलियन टर्क बिजनेस फैमिली, यू नो, एंटरप्राइजिंग, स्मॉल ओरिजिन से आता है, रेडी लगाता है, सिमित, यू नो, यूज्ड टू सेल ब्रेड. सिमित जो होती है, हिलेरियस. फुटबॉल प्लेयर, फिटनेस, यू नो, नवाज शरीफ पहलवानी करता है, और यू नो जो एक वो जो कल्चर है बिजनेस माइंडेड, और फिर वो सिविल उस पॉलिटिक्स को कंबाइन करता है वो इस्लामिक मिलिटरिज्म या मिलिटेंसी के साथ. There's something very Zia about him, and there's also something very but and then जमात इस्लामी का वाला भी जो इख्वानी एलिमेंट है वो भी उसके अंदर है. इट्स अ वेरी बिग, बड़ी एक अच्छा मज़े का वो. और मैंने यार तुर्की में पहली बार मेरा एक ही मौका हुआ है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उस मुल्क से. इवन दो वहाँ इन्फ्लेशन रेट 45% था जब मैं गया था. बहुत से मसाइल हैं जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, लेकिन जो बस व्हाट दे हैव बिल्ट, उसने इस्तांबुल को जो कर दिया उस बंदे ने, एंड ही इज़ द सिंगुलर विजनरी बिहाइंड द मॉडर्न इस्तांबुल एंड टर्किश टूरिज्म. टर्किश टूरिज्म थर्ड वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, मेडिकल हो या एंटरटेनमेंट टूरिज्म हो. तो मुझे इसका जवाब कोई दे दे कि उसने अकेले बंदे ने और AKP पार्टी के विजन ने क्या चीज़ बिल्ड किया. तो यू थिंक बाकी टर्क्स इसको जाने देंगे ऐसी ही एक रात में? सोचना चाहिए हमारी सिविल पॉलिटिशियंस को कि यार क्या हमारी ऐसी लेगेसी. नवाज शरीफ एक पॉइंट था जब शायद लोग जान देते थे उसके लिए, टैंक के सामने सर दे देते थे, बट लेकिन अब तो नहीं. अब नहीं है. अब आई थिंक वो फैसिनेशन किसी ज़माने में बन गई थी. लोग क्या कह रहे थे कि अवाम सड़कों के सामने लेटे हुए यहाँ भी पाकिस्तान में कू को रोकने के लिए. आई डोंट थिंक कि इतनी. इमरान खान वाज द लास्ट चांस यू हैड. दैट वाज अ बिग पॉपुलर मोमेंट. लोग बहुत ज़्यादा वो थे, बट अगेन वो कोई नज़रियाती एहसास नहीं थी. ऑर्गेनाइजेशन बहुत बकवास थी. मैं AKP पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन देख के आया हूँ. एक इदारा है, तुगवा उसका नाम है, वो यूथ के लिए उन्होंने बनाया AKP पार्टी का, और उसका बेटा उसको देखता है, बिलाल अर्दोगान जो है. यार इट वाज सच अ सेंट्रली वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस. उसमें से स्पोर्ट्स मिनिस्टर निकला है. वो यूथ का ना, बच्चे आते हैं वहाँ स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके लिए हॉस्टल होता है, उनके लिए पढ़ने की जगह होती है और ये सब. उसमें से स्पोर्ट्स मिनिस्टर निकला है, उसमें से यूथ मिनिस्टर निकला है उनका, इनकी कैबिनेट का. उस इदारे में से इनके वो निकले हैं 70 के 80 एम्प्लॉयज़. एट दैट टाइम जब मैं गया था बेकार कंपनी में, 80 बच्चे वहाँ से जो इंजीनियरिंग सीख के गए थे, यानी स्कूल में पढ़ते थे बट वहाँ पे अपना वो फ्री टाइम स्पेंड करते थे. उन्होंने इनक्यूबेटर बनाया हुआ था. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे. बाहर बड़ी शदीद तूफ़ान भी आया हुआ है, यालाबारी भी हो रही है. तो वो ऐसे एक बाहर बड़ा ना ऐसे एक खौफनाक सा माहौल बना हुआ है. तो ख्याल आया जॉर्ज ऑरवेल और उसके नावल 1984 या 1984 का. जाहिर बात है आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर. लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ास तौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में
जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और मुआश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। उस इनक्यूबेटर के अंदर एक कमरा था जहाँ पे उस बेकार मॉडल के ड्रोन के 3D मॉडल्स थे जो डिजिटली वो जो थे नहीं होते जो प्रिंटिंग करते हैं जो I know. 3D प्रिंटर 3D प्रिंटर्स के जरिए, बिल्कुल लाइफस्टाइल टू स्केल मॉडल। मैंने कहा ये क्या, ये बच्चे कहते हैं बच्चों ने डिज़ाइन किए हैं, ये बेकार को फिर डिज़ाइन सबमिट करते हैं, फिर वो बच्चे रिक्रूट होते हैं। सो तुगवा इज दिस तो वो इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी ऑल दिस, मतलब वो ये ना कि यहाँ पर अगर अपनी एलीट के साथ इब्न खल्दून कंपेयर टू अल कादिर, इट्स लाइक यू नो व्हाट आई मीन। या मसला ये है कि या दानिश स्कूल वर्सेस यहाँ भी तुगवा, हमारे दानिश स्कूल वर्सेस तुगवा, लाइक यू नो यहाँ भी एलीट के बच्चों ने ना आई थिंक कॉम्पिटेंस एंड एरोगेंस इनका मिलाप है। कि एरोगेंस कम है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा और कॉम्पिटेंस बहुत कम है, बहुत कम है और इनकॉम्पिटेंस तो अरूज पे है। अरूज के ऊपर है। मतलब दे आर नॉट इन द पब्लिक आए अर्दगान के बच्चे, लेकिन क्या वो सीन पे नहीं है, क्या वो अच्छी पोजीशंस पे नहीं है, क्या वो इम्पैक्टफुल पोजीशंस के ऊपर नहीं है, क्या वो पॉलिसी के अंदर रोल प्ले नहीं कर रहे, नहीं तो क्या वो काम नहीं कर रहे। हमजा शहबाज को स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम बनाए बगैर कैसे रह सकते हैं? मतलब हमजा शहबाज साहब भी एक पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, मरीम नवाज साहब भी, इनके क्या करियर है? अब बिलाल अर्दगान इस वक्त ट्रेंचेस में है, ट्रेंचेस में वर्क कर रहा है, वो सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, पेनिट्रेशन कर रहा है, उसका इदारा चल रहा है, वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कारोबार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो सामने नहीं है कैमरे पे। ये कहते हैं कि पहला दिन होगा, और पहला इंटरव्यू हामिद मीर के साथ मैं पहला इंटरव्यू हामिद मीर करेगा, दूसरा इंटरव्यू होगा तुम्हारा सीधा उस पे पॉडकास्ट जानकारी के साथ, पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर इवेंट होगा तुम्हारा बेटा, और तुम 100 लैपटॉप बांटोगे, 200 मोटरसाइकिलें बांटोगे, और बेटा तुम ही अगले प्राइम मिनिस्टर हो। शहबाज शरीफ सॉरी मरीम नवाज साहब और बिलावल इस प्रिजम्पशन के साथ ऑपरेट करते हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ही हूँ अगला प्राइम मिनिस्टर। भाई क्यों? मतलब पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये लोग कहें तो मतलब they don't want to be loved, they don't want to be, they want to be feared। इनको बदमाशी चाहिए, इनको बदमाशी चाहिए। They want that power, they like power, everybody likes power, I'm sure, and political class generally। by the way, अर्दगान वगैरह पर तरकीद आती है, चाहे ईरानी कॉरिडोर से आए या ईरान के फैन से आए या वेस्टर्न कॉरिडोर से आए। But it's so funny that a lot of the propaganda about Erdogan is just coming from Iran and the other one Israel से, and from the western world and the UAE। अब इन चारों को जब मैं उसमें गिनता हूँ तो I'm like yeah, I think I like this guy, you know, because I have no moral वो कोई confidence in Iran, none whatsoever। और मैं उसको वाज़ेह बताया कि सारी सिंपथी इसलिए because Iran at this point in history, at this particular point in history, but there has been no other point in history जहाँ ईरान has been, I have been sympathetic। ना मुझे शाका ईरान sympathetic लगता है, ना मुझे इस्लामी इनकलाब वाला ईरान sympathetic लगता है। सीरिया के अंदर उसका जो किरदार है, उसका इराक में जो किरदार है, उसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो किरदार है, उसकी जो डायलेक्टिकल कॉम्पिटिशन है सऊदी अरेबिया के साथ is what led to the war on terror and the shit we're in। while Saudi Arabia is equally to blame for that, but ताली दुआत से बचती है भाई। तो उसके बावजूद अर्दगान अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया हुआ क्या है वॉर ऑन टेरर में, क्योंकि प्रो ईरान सेंटिमेंट को बहुत पाला गया है यहाँ पे फॉर रिलीजियस रीजंस। एक रिलीजियस, क्योंकि आप एक रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी से देवबंदी का काट रहे थे, तो उनको बरेलवियों और अहले तशय्युओं और अहले हदीसों से काटेंगे ना। उस प्रोसेस में क्या हुआ कि अहले तशय्युओं का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी मीडिया लैंडस्केप के अंदर, एंड दे हेट अर्दगान, एंड सो एवरेज पीपल थिंक अर्दगान सम काइंड ऑफ विलन। Why? Some reason। What did he do? उसने ऐसा क्या किया जो कोई पॉलिटिकल मैकियावेलियन वो नहीं करता? Nothing unique, nothing unique। So I mean, as someone who's seen Turkey now physically, and इस सारा एक hindsight में जायजा करते हुए, what a guy, what a party, what an intelligence, of course मुझे ये भी what an intelligence apparatus, हाकान फिदान और वो
दूसरे साहब जो हैं इब्राहिम कालीन, कालीन साहब जो हैं, क्या बात है। मतलब इब्राहिम कालीन गोइंग ऑल द वे स्टडीइंग फिलोसफी, टोटली प्योर, एक होता है ना Academic आदमी। जो प्योर ही एकेडमिक आदमी, सूफी आदमी, नकीबुल अतलास का डिसाइपल, क्या कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते वहाँ का इंटेलिजेंस चीफ लग गया, लेक्चरिंग करते हुए, हाँ। लेक्चरिंग करते करते बिल्कुल, मतलब प्योर एकेडेमिया से निकला हुआ। सो आई डोंट नो, पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट करती है, पॉलिसी फिर पर पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। जितना पढ़ा लिखा, जितना ट्रेंड, जितना पॉलिश्ड इंसान होगा, जितना देखो मॉरल कैरेक्टर। मैंने एक सवाल पूछा लोगों से, मैं मिर्जा साहब और गांधी साहब भी लोग तो करते हैं ना कि इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये मॉडर्न मैन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिविल ब्यूरोक्रेट जाएगा इस सो कॉल्ड गांधीयन वॉर ऑन टेरर मुतबादिल बयानिया मोरालिटी के साथ, उसको एक पासपोर्ट ऑफर होएगा, खत्म। ना नेशनलिज्म है उसके अंदर, ना मजहबी जुनून है उसके अंदर, उसके अंदर मॉरल कंपस क्या है? कुछ भी नहीं। तो अब जब आप एक देख रहे हो आदमी एक मॉरल कंपस के साथ आ रहा है, एकेडमिकली ट्रेंड है, क्लासिकली मजहबी तालीम हासिल की हुई है, दे आर परफॉर्मिंग वंडर्स। ये बिन दाढ़ी मौलवी ही है ना जो नजर आ रहे हैं आपको, ये वो ऑटोमन्स के मूंछों वाले मौलवी है ना, और क्या है। तो मुझे तो साफ कॉम्पिटिशन भी नजर आ रही है, और मुझे पर्सनल डिसिप्लिन और कन्विक्शन भी नजर आ रही है कि वो वहाँ कोई बड़े करप्शन के स्कैंडल, क्या है कि पार्टी करप्ट है, बिल्कुल है, लेकिन क्या वो नॉन फंक्शनल हद तक इस तरह हमारे मुल्क बन गए हैं, हमारे सूबे बन गए हैं? नहीं, नहीं। बिलाल अर्दगान को भी एक उससे गुजारा जा रहा है ना, चक्की से, कि बेटा बनना है तो फिर, और ये नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ ये नहीं होगा कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है, मैंने प्राइम मिनिस्टर। उसके दिन में ये होगा भी नहीं, उसे होगा कि हाँ यार मैं बस काम कर रहा हूँ, जितनी मैं वर्किंग करूंगा, जहां तक मेरा दाव लग गया। यहाँ पे मसला है कि हम रानियां और महारानियां और राज्य पालते हैं। अब तुर्की को देख लो, फिर निकलती है वहां मुस्ताज, फिर निकलती है वहां 16 जुलाई को। सर आप मैंने जब मुझे याद है, मैं टीवी देखा है, फाइटर जेट बम मार रहे, फायरिंग कर रहे हाईवे के ऊपर। दैट्स नट्स, इतना लो फाइटर जेट फ्लाई कर रहा है, दैट्स नट्स। आप नहीं मैनेज कर सकते, आप रोए अब इसको, बिकॉज देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में, फैमिली बिजनेस है। मैं खालिद अब्बासी साहब का एनालिसिस देख रहा था, कहते हैं यार जो, और अच्छी बात की, मतलब मेरे मौक़िफ़ से हट किया, बट मैं उनकी बात को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा फिस्तायत, रियासत फिस्तायत करती है, रियासत का जत्था, और एक और जत्था आता है मुखालिफ, वो फिस्तायत करता है मध्य मुकाबल में, ये जमहूरियत है नहीं। तो जो रियासत की फिस्तायत है, वो जो उसके पास मोनोपोली है, वो कहेगी नहीं ठीक है, तुम ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वो कुचल देगी उसका सर। पार्टी तो कोई नहीं है ना। और उन्होंने यही मशवरा दिया कि कश्मीर एक्शन कमेटी अगर पार्टी बन जाएगी तो आने वाले 5, 10, 15 साल में वो एक्चुअली बेनिफिट कर पाएगी कश्मीर का। अगर मैं उनके एनालिसिस से इंटायरली एग्री नहीं करता, वो थोड़ा सा उसको स्टेट को थोड़ा रूम देते हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज राइट। क्या नून लीग एक पार्टी है? क्या पीपल्स पार्टी एक पार्टी है? पीपल्स पार्टी इज स्टिल समवट अ पार्टी कंपेयर टू नून लीग। माइनस भुट्टो फैमिली क्या है, वो कुछ भी नहीं। चलो उसमें 10-4 लोग हैं, चलो वो थोड़ी बहुत फंक्शनिंग करते हैं, बट या यू आर राइट। आई डोंट थिंक हम जो बुनियादी मसला है, इवन बड़े सगीर के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात है, दो सियासी जमातें पूरे बड़े सगीर के अंदर, कौन कौन? बीजेपी और जमात इस्लामी। और एंड में नहीं यार वो डूड, इमेजिन इट हैज टू बी नो पर्सनालिटी ओरिएंटेड। मोदी ने आके उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया है, खराब किया, लेकिन जो उसका योगी और मोदी आर बैड। और जितना हम ठीक है, आरएसएस एक मैनेज है, हिंदुत्व है, प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी हम उसकी लेजी रीडिंग्स करते हैं, उसकी नहीं काबिल दीद है, सोफिस्टिकेशन को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि उनका जो कॉर्पोरेशन का निज़ाम है वो किस तरह चला है, उन्होंने अंबानी कहाँ से उन्होंने पकड़े, और इवन अमेरिकन को कैसे लॉबी किया उन्होंने। इवन किसी ने एक स्टडी की हुई थी, मैं देख रहा था कि इवन जो डेयरी फार्मिंग का उनका जो पूरा बीफ एक्सपोर्ट का पूरा सिस्टम है, और जिस तरह वो लोगों को अपने साथ मिला के चलते हैं, ये जो हमें गैप्स नजर आते हैं, ये बेसिकली गवर्नेंस के गैप्स हैं जो करप्शन की जरिए पैदा होते हैं। व्हाट यू यार, दैट्स सो ट्रू कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज और जो माइनॉरिटीज मार्जिनलाइज फील करती हैं इंडिया में ड्यू टू देयर पॉलिटिक्स व्हाटएवर, ये गवर्नेंस के गैप्स हैं। दिल्ली में जो आपने देखा है जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, इट्स अ गैप ऑफ गवर्नेंस, इट्स ओवरसाइट, इट्स करप्शन, इट्स नॉट कि थीमेटिकली या पॉलिसी लेवल पे इंडियन अवाम नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूं पॉलिसी लेवल के ऊपर उनके इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। यार मुस्लिम जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग इंडिया के अंदर हंसते हंसते खेलते खेलते होएगी। स्टेट को हाथ में हाथ डाल के अवाम, कांग्रेस और मुसलमान भी हाथ में एक सफ में खड़े होकर पकड़ के, हाँ ठीक है यार, ये तो कश्मीरियों के लिए हो गया था ना।
इवन मुस्लिम सोसाइटी समाज इन इंडिया हैड डिसाइडेड कश्मीरी तो डिसिडेंट है, या आप तो मिलिटेंट हैं, डील विद देम। कोई प्रोटेस्ट कहीं चूं कहीं चां कहीं छू नहीं होता था। सिर्फ गवर्नेंस करप्शन जो है वो मरवा रही है बीजेपी को, एंड द sheer size of running a India is huge. Not their policy, not their vision, not their worldview, not their managerial skills, nothing. At no level, I think Indian society को बीजेपी से कोई इख्तलाफ है ऑफ on कोर्स some deep level. होना भी नहीं चाहिए, Otherwise, Congress होना भी wouldn't. नहीं चाहिए। Otherwise, उनका- Congress हाँ, wouldn't be becoming BJP. of course, Congress is हाँ। trying to become BJP. बीजेपी वो जो कि हमेशा से रही है। अभी तो बड़े सीजेपी को लेके पता नहीं ये लोग कब पढ़ेंगे, कब कोई कहने को ये पाकिस्तान के नंबर 1 पॉडकास्टर हैं जिन्होंने जिनसे ज़्यादा किताबें किसी ने नहीं पढ़ी, Number जिनसे one। ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मतलब पक्का मुंह बना के जो भी बकवास कर दो तो लोग नहीं सिर्फ हाँ ये वाला इंडिया है जो हम चाहते हैं, जहाँ हिंदू और मुसलमान साथ नमाज पढ़ें, साथ प्रोटेस्ट में जाएं। यार एक कर्सरी रीडिंग की हो ना, तो सिखों का जेनोसाइड किसने करवाया था? बीजेपी ने करवाया था। कांग्रेस। बिहार में सरकार किसने कराई थी? नसबंदी किसने की थी? करेला में जो लश्कर। करेला में जो थी गवर्नमेंट वो किसने कराई थी? कश्मीर के ऊपर कब्जा किसने करवाया था? हैदराबाद में चढ़ाई किसने की थी? ऐसे सारा कुछ नेहरू के दौर में हुआ था। कांग्रेस। तब तो उसका ब्लेम आप स्वास्कर पर कैसे डालेंगे कि वो स्वास्कर ने किया था? वो सावरकर ने हाँ, गांधी को गोली सावरकर मार दी थी। वो जो था हिंदुत्व का वटेवर जो भी था, उसका ब्लेम उस पर आरएसएस डालेंगे। का वो था, वर्कर था। उसका ब्लेम आप उस पर कैसे डाल सकते हैं? सो आई डोंट नो कि इस तरह की लेजी और आउट ऑफ जस्ट आउट ऑफ टच, आउट ऑफ डेप्थ थिंकिंग पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इज we are a lethargic people culturally, you know, we're lethargic culturally, lazy thinking अच्छी चलती है हमारे घर यार। घरेलू एनालिसिस किया करो। We choose the line of least resistance, not the line of best fit. हमारा कल्चर ये है कि वाह यार मगरों लाओ। जॉइंट फैमिली में लोग साड़े होते हैं, गल रहे होते हैं, बच्चे रोल रहे होते हैं सड़क पे। हमारे यहाँ लीस्ट रेजिस्टेंस कल्चर है हमारा। इट्स अ कल्चरल वैल्यू जो इस नॉर्थ इंडिया में है। वी आर लेजी, वी आर लेजी पीपल, एंड देयरफॉर थिंकिंग विल आल्सो बी लेथार्जिक। ये क्या होता है कि जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट होते हैं उनको 4 चांद चढ़ जाते हैं, उनकी थिंकिंग पैटर्न चेंज कर जाता है, वो किसी और कौम के उस थिंकिंग में असिमिलेट। जर्मनी में असूल पसंद क्यों होते हैं पाकिस्तानी? क्योंकि जर्मनी इज अ नेशन ऑफ लॉज, वो असूल पसंद लोग हैं। सो दे स्टार्ट टू बिकम मोर जर्मन। जो पाकिस्तानी जर्मन नहीं बनते वो गेटो में रहते हैं, वो पाकिस्तानी से पाकिस्तानी तर हो जाते हैं। दे गेट वर्स एंड वर्स। लाइक इंग्लैंड में यही हुआ है, दे गेट बिकम इंग्लिश। The Mirpuris, the Jehlimis, the Gujaratis, the Kashmiris, they did not become English, they became more of worse version of themselves जो यहाँ से गए थे। I'm sorry, I know expats नहीं मानना चाहते, खासतौर पर UK वाले, but we are bad guys in the UK. We're criminals, we're money launderers, smugglers, human traffickers, drug sellers. I'm not saying all, but a significant percentage है हमारी community की। And वो क्यों है? Because हम ghettos में रहते हैं। Maybe एक failure है British system का, और बट मेजोरिटी यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। आप अपने आप को आप नहीं सेटल हो रहे, आप छोड़ दो उस मुल्क को, छोड़ दो उस कौम को। यू नेवर बिकेम ब्रिटिश, यू नेवर ट्रूली एक्सेप्टेड दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। नाउ यू आर। अब आप हाँ एक गिव एंड टेक है, सोसाइटी भी मोल्ड करती है आपके इर्द गिर्द, बट यार आप तो घटों में उनको खींच के लेके आ रहे हो। क्या मैं इतना वो रहो बंदा, यू नो। बट आदतें यहाँ खराब हुई थी एजेके की। क्या करें ना, एजेके व्हाट इज एजेके? आदतें किसने खराब की? पहाड़ियों की सियासत ने अपने एंड्स पे। अगेन मनी लॉन्ड्रिंग, यूके में वीजे लगवाने हैं। क्या है एजेके के पास अदर देन द कश्मीर इशू? यूके हमारी स्टेट को सूट करता है। पैसे मूव करने होते हैं, एम्बेसी में ताल्लुक बनाने होते हैं, लॉबिंग करवानी होती है, कारोबार सेट करने होते हैं, एजेके काम आता है। ये टावर कैसे बनते हैं इस्लामाबाद में? ये F8 F7, अरे यार क्या बेचते हैं इलियास? ये दांतों का मंजन बेचते हैं। कान साफ हो जाते हैं, मुकम्मल साफ हो जाते हैं। और ऐसा क्या बेचते हैं कि जब भी हुकूमत में जाते हैं तो कोई अच्छी वजारत मिलती है, या वजारत आला कश्मीर की मिलती है, वज़ीर आज़म बनते हैं कश्मीर के। तुम आओ प्रोग्राम के बाद मैं चाहे किसी भी जमात में हो, ये अच्छी जगह पर ही पोस्टिंग होती है इनकी। ऐसा ये कौन सी इमली बेचते हैं? तुम्हें मैं प्रोग्राम के बाद आता हूँ। जॉनसन बेबी लोशन बेचते हैं, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। सो या इट्स लाइक दिस आइडिया इज के ओ नो द कश्मीरीज लोग वो तो रेट ऑफ द स्टेट को
State of the state? They don't pay taxes. What state? They have their own policing. They have everything. वो गैस पे, I saw एक protester, मुझे बहुत रहम आया उन भाई पे. He was shouting at the camera. हमारे टैक्सों का पैसा कि हमारे टैक्सों के पैसों से ये आप लोग गोलियां टैक्स देते ही नहीं है. And I was like, आपके टैक्सों के पैसे से. Yeah. And I sympathize with him and his protest. And लोग से ज्यादती हुई है, शहीद हुए हैं 25-30 लोग. But I couldn't help but notice कि वो कोई टैक्स नहीं देते और मैं देता हूँ और आप देते हैं और सलमान देता है और सब देते हैं. इनकम डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और हम तो जो इंटरेक्ट देते हैं वो तो उसकी तो सीन ही अलग है. मतलब मैं डीजल चलाता हूँ गाड़ी. आई नो मैंने प्रोग्राम में भी बताया था अपडेट्स के आज में. आई एम सेलिंग माई कार. Yeah, if anyone wants to buy, हाँ by the way, oh thank you. I was like मैं कहाँ बेचूंगा. I was like मैं ईवन पे पोस्ट लगा दूंगा. सिर्फ 50% ज्यादा. फेयर प्राइस पे बेचूंगा. फेयर से बेचूंगा. I have parts as well जो अच्छे हैं. वो हाफ पे बेच दूंगा मैं. जेन्युइन पार्ट्स मेरे पास, वो विंच है और ये वो. माय पॉइंट इज 2016-17 में आई वाज मेकिंग मनी. मैंने 2 साल सेव किया. ठीक है, 2 साल से मैं 5 साल सेव कर रहा था. बट 2 साल में बम्पर पर मैंने एक प्लॉट लिया और मैंने एक गाड़ी ले ली. उस टाइम पे अच्छे रेट थे. टोटल जमा पूंजी खर्च, क्योंकि मेरे को खर्च नहीं था, बीवी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. मैं बैठ गया 6 महीने साल बैठ गया. प्लॉट कहीं नहीं गया. शादी के वक्त मैं वो बेचा था. गाड़ी जो है वो 4 चांद चढ़ गया. आपके सामने ही है गाड़ियों के रेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह. बट अब मैं इसमें डीजल नहीं डाल सकता. डॉलर्स के रेट के साथ. या मैं नहीं डाल सकता इसमें डीजल ब्रो. आई कांट अफोर्ड. दे सीम टू बी एबल टू अफोर्ड एवरीथिंग कश्मीर में. They seem to be able to afford everything Kashmir mein. Do they have custom free cars? I think so. At least I don't know for sure if they I know have the that. bijli is very सस्ती. बिजली है, गैस है. The number one expense we have. Sorry by the way, being mean by the way. इस वक्त I have no sympathy for the state. Of course. Like, of course. I'm not trying to be mean. मैं आपका मजाक नहीं हम कर रहे. We're not trying to justify what has happened. What has happened? अभी तुमने उसकी बात ही स्टार्ट But नहीं हम context के अंदर आ रहे थे कि why everything is the way it is. And Militancy हो, that whole gangsterism हो of moving money, UK connections हो, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की गई. हर पार्टी, नून, पीपल्स पार्टी, PTI अपने हाथ साफ करने आती है कश्मीर की. जेलम में आई गेस. yeah, ठीक है, बहती जेलम में, इस बहती जेलम में हाथ धो लो. राइट. एवरीबडी मेक्स मनी, एवरीबडी इज हैप्पी. शुक्रिया. एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी हैज़ फन. बट द मोमेंट मुश्किल होती है, आप कश्मीर में बैक ऑफ कर जाते हो. बिकॉज कश्मीर इज कश्मीर, राइट. एक स्पेशल स्टेटस है. बट अब हार्ड स्टेट है. अब hard बैक state ऑफ. and I think it's been a long time coming. हम ये बात कर रहे थे कि the last thing that happened and the last time we felt this way was when Murid K happened. Dude, अच्छा, by the way, the silence on Murid K is rich. अब सारे मुजम्मिल, शहजाद और सब पीपल्स पार्टी और ये सबको तनकीद हो रही है. हाँ, it started आपको मुरीद की नहीं नजर आया? आपको 9 महीने नजर नहीं आया? क्योंकि इवेंचुअली जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब भी कोई एक्शन होता है प्रोटेस्ट को टैकल करने के लिए, तो उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है. ठीक है, कि हमने एरिया कॉर्डन ऑफ किया, इंटरनेट बंद किया, लाइट्स ऑफ की और हमने ऑपरेशन क्लीन अप किया. 25 बंदे जान सके, लेकिन इलाका क्लियर हो गया और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ गई. तो वो एक टेस्ट केस बन गया ना, केस स्टडी बन गई. टेस्ट केस नंबर 1, टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड. व्हाट वुड स्टॉप द सेम पीपल टू अप्लाई द सेम ऑपरेशनल मेथड समवेयर एल्स? नथिंग. हु इज़ गोइंग टू स्टॉप देम? उन्होंने वही रिपीट किया. इंटरनेट बंद था. अभी पिछले दिनों एक साफ़ी से बात हो रही थी कि साफ़ी कश्मीर के अंदर एंट्री एग्जिट बंद है ना, तो एंटर करने लगा तो उसने कहा कि मैंने वहाँ पे कोई मज़ार है, मैंने वहाँ मन्नत मानी हुई है, तो मैंने तो जाना ही जाना. तो उसने देखा, उसने कहा ठीक है जाओ. वो गया अंदर, जाके पूरा दिन रखी करके स्टोरी फाइल की, वहीं से फाइल करके उसने चढ़ा दी. अगले दिन वो स्टोरी लगी तो बाहर खड़े थे सारे होटल के बाहर के साथ, जी अल्लाह हाफिज़, सी यू, अब आप जाएँ. सो सेनेटर मुश्ताक का भी यही हुआ है. क्या उनको नहीं जाने दिया? आज मुश्ताक साहब गए थे पिछले यकजहती के लिए, नहीं जाने दिया. वो घूम घुमा के और रास्तों से आगे अंदर गए. मुझे ये मेहताब भाई बता थे अपने प्रोग्राम में खालिद अब्बासी साहब के साथ, जब वो वहाँ से निकले तो उनको बिठा लिया. बड़ी इनकी तू मैं हुई है वहाँ अफसर के साथ.
अच्छा मैं जिधर मर्जी जाऊँ, तुम्हें क्या मसला है? या सो आई Obviously ठीक है, the accounts are exaggerated, this is not I'm sure Srinagar. I'm sure that officer was also trying to do his job. Was just trying to do his job. Yeah, pretty much. हाँ, he's been told to, उसको कौन सा कश्मीरियों से मसला है? हाँ. अच्छा, it's not श्रीनगर, I get that, and वो exaggeration होती है बहुत, But protesters जब does not mean that you can make it what does it mean? another मुरीद के और 9 मई yeah, or a Mumbai or a Karachi or whatever, right? It should be मतलब I am very indifferent in a way कि कोई ख़ास वहाँ पे बेशक ना हो कंस्ट्रक्शन, कोई से आइडियल सुबह ना आप ना भी बनाएं, कोई आइडियल स्टेट ना भी बनाएं, बट स्टिल मतलब एजे के है यार। एजे के यू हैव टू लाइक जितनी सेंसिटिविटीज अटैच हैं ग्लोबल मीडिया की इधर उधर दाएं बाएं, अब वो ज़ाहिर सी बात है, अब आप वो यू कैन स्टॉप जियो दुनिया और वट एवर बिकॉज दीज आर ऑल पपेट्स, बट हाउ आर यू गोइंग टू स्टॉप अल जज़ीरा एंड BBC? और फिर वो एक न्यूज़ बन जाती है कि अच्छा अल जज़ीरा ने रिपोर्ट कर दी तो अल जज़ीरा मीन्स कतर मीन्स तो ये तो वो फलाना ढमकाना, ये सारे इंटरनेशनल सॉफ्ट डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी स्टार्ट हो जाती है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं तो अब मुजम्मिल को ट्वीट नहीं करना पड़ेगा कि अब कतर के खिलाफ यूएई हक में शायद या 786 हंटर मारखोर कतर इज एक्चुअली फंडिंग द तालिबान बिजुम। या सो देयर वी आर। उस चक्कर में हम सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी भी हाँ खूब लेते देते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका हुआ है, जो मैं रेटरिक देख रहा हूँ ना, इवन बिलावल भुट्टो की तरफ से भी, बिलावल भुट्टो की तरफ से और भी जितने 2-3 और लोग हैं कि कश्मीर शुडंट बी अ सेपरेट एंटिटी, दे शुड हैव सीट्स इन द पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की सीट्स हों तो वो जो ये मेरा ओपिनियन मानते हैं हम, क्या ये हम आर्टिकल 370 कर रहे हैं। हाँ इन अ मोर सटल वे या इन अ मोर ऑफ सिक्योर वे। नहीं इट्स अ लेस, हाँ इट्स हमारा ज़्यादा सटल है बिकॉज हमारा ज़्यादा मैनेज सूबा है कश्मीर। देयर कश्मीर वाज आउट ऑफ कंट्रोल उनके लिए, वहाँ पर तो लिटरली आर्मी को तैनात किया हुआ उन्होंने। आई थिंक वट एवर बैक चैनल नेगोशिएशन हुई है ना हमारी विद देम, वो जो ट्रैक 1.5 की हो रही थी, या वो आई थिंक यही कुछ है। लेट्स सी। Like Kashmir cause has been dying since Musharraf. Can we agree on this or not? सिंस मुशर्रफ, हाँ सिंस फारूक टेरर प्रीटी मच। हाँ Yeah, Kargil was the big Kargil के बाद से, right? Could it be dead? I don't know. I don't think that states. Not that Kashmiri उस cause को छोड़ेंगे या मुसलमान छोड़ेंगे. I'm saying on a state to state level. Of course, I think state के लिए तो बहुत बड़ा डर था। ये cause तो कश्मीरियों ने ही जिंदा रखा हुआ था, और लोगों ने जो मुसलमान और लोगों ने जो दोनों तरफ के लोग थे जिनकी सेंटिमेंट्स अटैच थे, जिनकी कमिटमेंट्स थी इधर कल्चरल हों, आइडियोलॉजिकल हों, रिलीजियस हों, जिस तरह की भी हों, उन्होंने ये लाइव रखा हुआ था। स्टेट के लिए तो आई डोंट थिंक स्टेट के लिए ज़्यादा इंसेंटिवाइज चीज़ यही है, स्पेशली हमारी रीड के लिए कि हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हों। एक कश्मीर तो मसला है, एक कश्मीर के मसले को ज़्यादा साइड पे करके और अगर इंडिया से ताल्लुकात हो तो हम अपना असल कौमी खेल परसू कर सकते हैं, अफगान हेट्रेड। नहीं आजकल तो अफगानों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया से। नहीं बट अगर हम उनके दोस्त बन जाएं तो वो फिर वो दुश्मन बन जाएंगे हैं, उनको दुश्मन बना लेंगे। तो इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता है कि यहाँ से फिर वो आया करेंगी। याद है मुशर्रफ किस माने में माना शुरू हो गई, एक्ट्रेसेस आना आया करेंगी, हमारे वाले वहाँ जाया करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज हुआ करेगा। आजकल एक जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं वो आजकल पॉडकास्टिंग कर रही हैं। आई लव द जुगनू मोहसिन लार्प जो आजकल कर रही हैं, वो लार्पिंग कर रही हैं, जो पॉडकास्टिंग कर रही हैं। और वो होती हैं एक तरफ, और एक तरफ वो अंकल होते हैं, अंकल पॉटी। अंकल पॉटी का नाम क्या है? some हिस्ट्री का है, सलमान रशीद समथिंग। हाँ वो शहजाद गाज जिसका सिंध से कोई ताल्लुक नहीं और अंकल पॉटी का कोई ताल्लुक नहीं पंजाब से, वो दोनों एक दूसरे को अलेक्जेंडर दी ग्रेट था, सूबों के बारे में बता रहे होते हैं। अलेक्जेंडर दी ग्रेट आया था, वो था, उन्होंने स्टडी किया है था कि सर राजा दाहिर मैंने सुना है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। बिन कासिम ने सोचा नहीं तुम नमाज नहीं पढ़ेगा, तुम लगान देगा साला। सर बिन कासिम वाज द एनिमी सर, या मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था, रहीमुल्लाह। तो वो अब वो नया एक मुझे आंटी पंजाबी नेशनलिज्म लार्पिंग क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही? करियर रीबर्थ
these guys आंटी रिटायर कर मुझे नहीं इन these media types ये libs जो होते हैं ना ये हर 5 साल आंटी बाद का बच्चा जो है अली सेठी वो स्पॉटिफाई पे ट्रेंड कर रहा है। यार, they आंटी have को to- चाहिए आंटी के मैंने जिंदगी जी ली every है। 5-10 years these guys सुरान have to- ममदानी पे भी जाना है इन्होंने, राइट? सुरान ममदानी की जो ओथ सेकंड सेरेमनी वो भी अटेंड करनी है क्योंकि वो भी फ्रेंड है। यहाँ पर आके मतलब यार भाई डोंट दे जस्ट रेस्ट के अब चिल नहीं every 5 years they have to recreate themselves, they have to become a new person. या इन लोगों का मजेदार यही होता है। पहले सैयद मुजम्मिल was the BLA guy, the PTM guy, and now he's the nation state guy. And कल को वो नसबंदी guy बनने वाला है, then he'll be the gender and sex guy. That's what they are, changing your whole thing all the time. या कहाँ है पीटीएम और कहाँ है वो सब, कहाँ है? मैंने नहीं देखा सैयद मुजम्मिल स्टूडेंट यूनियंस को जो स्टूडेंट वो पढ़ाता था स्टडी सर्कल, आई डोंट सी हिम फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट्स या और battling for आई the डोंट soul थिंक of किसी ने कोई बैठ के स्टडी ये जो पूरा फिनोमिना हुआ है जंतर मंतर, कोई आई थिंक 26-27 जारी रहा और किसी ने कुछ एनालिसिस किया हो इसके ऊपर। जो इसके अंदर एक बात थी जो मैं हमेशा से नोट करता था कि कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, शाला रशीद हो, ये जब भी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं इनके हाथ में झंडा इंडिया का होता है और यहाँ वाले पाकिस्तान के झंडे से नफरत करते हैं। इनका हर हीरो वो है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार खान हो, बाचा खान हो, गांधी, चाहे वो कोई वहाँ GM सैयद हो। चलो GM से दुश्मन तो नहीं थे, बाद में बने, नाराज हुए। GM से सहती हुई चलो उनको दुश्मन चलें, चाहे वो कोई GM सैयद साहब बहुत बड़े आदमी थे, ये खान अब्दुल गफ्फार वगैरह जैसे इस तरह बाचा खान टाइप के नहीं थे, नीम नजरियाती। GM सैयद साहब कदावर शख्सियत के मालिक थे, मिसहैंडल हुआ पाकिस्तान से, चले सही, ठीक है। लेकिन बट आपकी बात कुल्हाड़े वाला झंडा होगा ना, कुल्हाड़े वाला झंडा होगा, कोई क्रांति वाला होगा, मतलब या इन्होंने LGBT वाला झंडा होगा। मतलब पाकिस्तान तो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान के लिए तो इनको है कि यू नो बस अच्छा है अब ये सही है। तो मैंने कायदे आज़म एक ब्रिटिश एजेंट थे और मैं भी हूँ तो मुझे चलाना चाहिए। हाँ, तो मैं कैसे उस ब्यूरोक्रेट से क्या कि ये वाली पॉलिसी किस तरह पास करा दूँ इनका सारा दौर इस बात के ऊपर, उसको इस तरह से प्रेशराइज करवा लें कि ये जो LGBTQ वाला ट्रांसजेंडर बिल है ये कैसे पास हो 18 साल से पहले शादी तो बंद करवाओ, मुल्क टूट जाएगा, हम तोड़ेंगे मुल्क। हम मुल्क तोड़ने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन इन द मीनवाइल नहीं, मुल्क तोड़ने के लिए इन द मीनवाइल तुमने अगर 18 साल से पहले शादी कर दी ना तो नोनो काट देंगे तुम्हारे। लाइक ब्रो तू मुल्क तबाह कर, तू कह रहा है नया मुल्क बनाओ, तू कह रहा है इंडिया में वापस चले जाओ, स्क्रू द मैरिज। दे आर प्रिंसिपली दे आर सिंगल इशू वोटर्स, पाकिस्तान खत्म करो। बट इन देयर प्रैक्टिकलिटी दे हैव सो मेनी कंसर्न्स, शादी एंड women's rights and like who cares? Practical concerns related to Pakistan. I thought you want the country over. I thought, I'm sorry. I thought you believed in some Pashtunistan or some something, Balochistan or some India. Sindhu desh. अच्छा और इंडिया, अच्छा नेहरू सही था, यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए, अनलेस पाकिस्तान हो देन आजाद बलूचिस्तान होना चाहिए। समझ नहीं आई बात की क्या I'm sorry, what the fuck is going on? हाँ, और वो जो कांग्रेस की जो पूरा इनका नैरेटिव था ना, कांग्रेस का और BJP का हिंदुत्व का नैरेटिव है कि इंडिया को एंटिटी है, ये एक जोग्राफी इसकी हदूद है और ये 5000 साल से गफ्फार खान बाचा खान क्या पश्तूनिस्तान बना रहे थे या यूनाइटेड इंडिया बना रहे थे? नहीं, उन्हें सरहदी गांधी कहते थे, तो वो तो फिर सरहद किस चीज़ की सरहद पे? ऑफ यूनाइटेड इंडिया। ओके, राइट। सो पाकिस्तान के अंदर खैबर का वजूद जो है वो पश्तूनिस्तान की खिलाफ वर्जी और अफगान आइडेंटिटी की दुश्मनी है। लेकिन अगर यूनाइटेड इंडिया के अंदर तुम जाके ड्राई फ्रूट बेच लो दिल्ली के अंदर तो वो ठीक है। द मैथ इजंट लाइक I'm sorry, मैं कंप्यूट नहीं कर पा रहा। असल में इट्स अ वेरी वोकल माइनॉरिटी जो हमारी पॉलिटिकल और एकेडमिया और मीडिया क्लास को लीड करती है। मुसल्लत हुई है यहाँ पर, who hate Islam, the religion of Islam in its totality, उससे नफरत करते हैं। They might like कोई मजहबी बात, नमाज पढ़ लो, रोज़ा वोज़ा रख लो, but they hate Islam as the, because Islam is a political entity यार, it's a totalizing entity। वो डिमांड करता है तमाम सबसर्वियंस को। वो कहते हैं नहीं, हम अपनी हवा, मगरिब, नेहरू, दिल्ली को पूज लें, वाशिंगटन को पूज लें, विच इज़ वाई अब्बू तरह तब्दील करते हैं, मॉस्को फिर अब आजकल चाइना अब्बू बन गया यार लेफ्टिस्ट का। मैं वो तेरी खैर हुए वो चाइना मतलब नोटू खर्च कर रहा है,
टूर करवा रहा है। और चाइना उससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट निज़ाम में दुनिया में नहीं देखा। चलो कैपिटलिज्म में कोई रंडी खाना वाना भी होता है, वजह जाते हैं बाद में कोई शराब खाना, हाँ ना, जैसे निजी मज़े होते हैं ना इंसानी, शराब वराब पीते हो, औरत का नाच वाच देखते हो, अमेरिका टाइप का। वो कहता है ना माड़ा 10 बज गए हैं, सो जाओ वरना फाइन आ जाएगा, 9 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, फैक्ट्री का टाइम हो गया। चाइना मॉडल, अलिविएटर ऑफ पॉवर्टी, फिनिशर ऑफ ह्यूमैनिटी, एंडर ऑफ सिविल फ्रीडम, किलर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, चाइना। So this is what we have, lethargic political thinking. Yeah, lethargic political thinking, and I don't know about these people. पाकिस्तान का नक्शा तोड़ा जा सकता है, हाँ, लेकिन सूबे का नहीं, अल्लाह ने बनाया वले औज़ु बिल्लाहि ताला। वो तो ही तोड़ा जा सकता भाई सिंध यूं क्यों वूं क्यों नहीं, खैबर यूं क्यों वूं क्यों नहीं, पंजाब यहाँ क्यों खत्म होता है वहाँ क्यों नहीं खत्म होता। अब ये क्या लकीरें हैं यार, मतलब व्हाट इज द पंजाबी यार। लेकिन ये लकीर अल्लाह ने बनाई है ना, लेकिन वो वाली लकीर है वो तो मैन मेड, इंसानों ने तकसीम कर दिया, हाय बंटवारा हो गया हमारा। Imagine और इनके there's no heaven, वो जॉन लेनन वाला गाना शुरू कर देंगे, there's no borders। और इस पूरी कमेंट्री के अंदर फिर जो पूरी जो जंतर मंतर से स्टार्ट हुई, 20 मिनट तक इनका आर सुने हम सारों ने, RRR मेरी फेवरेट मूवी थी। 20 दिनों तक उनके आर सुनते रहे कि पाकिस्तानी जंजी क्यों नहीं, पाकिस्तानी जंजी कहाँ है पाकिस्तानी जंजी कहाँ है, पाकिस्तानी जंजी को नहीं बाहर निकलते नहीं। इट वाज अच्छा, जेंजी भी बाय द वे इज नॉट एन एक्चुअल जनरेशन इन देयर हेड, इट्स एन एस्थेटिक। क्या जेंजी का एक्चुअल मतलब होता है 25 साल छोटी उम्र के बच्चे। सो व्हाट डू यू थिंक हु डाइड मुरीद के में, 25 साल की छोटी उम्र, बट दे डिडंट लुक लाइक इट बिकॉज देयर आउटफिट वाज नॉट फ्रॉम खुशपोश। They weren't queer friendly, whatever. They were just some Maulvi kids. Yeah. They got kids. They were Gen Z. नहीं और सबसे मजे की, सबसे घटिया बात जो मुझे लगी ना, वो ये है कि इतने तो इनका एस्थेटिक भी मैच कर रहा था तब भी नहीं। मसला ये है कि इनके नज़दीक ये इन्होंने कास्ट रिवर्स रेसिज्म इतना इनहेरिट कर लिया हुआ है कि इनके नज़दीक जो हिंदू है वो यहाँ है, जो हिंदू जो काम करेगा, जो काम इंडिया से होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा, वो बुरा नहीं हो सकता। तो हमने हमारा जो यार्डस्टिक यही मैच करनी है कि हमने बस वैसा बनना है, और अगर हम वैसा नहीं बन रहे, अगर हमारी जनजी जंतर मंतर की तरह प्रोटेस्ट नहीं कर रही, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो आवर डेमोक्रेसी इज फ्रॉड समहाउ, फ्लॉड, हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉड है, हम बहुत बुरे लोग हैं, हमारे लोग पीछे रह गए हैं। देखें वो इंडिया कितना आगे निकल गया है, हम पीछे रह गए हैं, जो कि जिम्मेदार खुद हैं इस बात के। अगर हम उसमें, मैंने आपको रोका रखा है, लेकिन देखो इंडिया कितना आगे निकल गया। अगर उस मैट्रिक के ऊपर भी हम करें जज, इनमें से किसी ने इंडिया देखा हुआ नहीं होता, ना देखा होता है, ना पढ़ा होता है, ना कभी इंटरेक्ट किया होता है। देखो ना, अगर मैं और आप हूँ, आप जिस तरह आप जैसे ना बुकिश टाइप जैसे किताबी, मैं प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड स्ट्रीट नॉलेज वाला बंदा हूँ। स्ट्रीट नॉलेज मैं भी किताबें पढ़ता हूँ यार। हेल मैन, लाइक आई हैव सीन इंडिया, यू डोंट वांट टू बिकम इंडिया। ऑफ कोर्स, व्हाई वुड वी? इसलिए तो पाकिस्तान बनाया था कि हमने इंडिया नहीं बनना, हमने वहाँ के लोगों से मुकाबला नहीं करना। और ना दे हैव चेंज द, असली में ना ये गोल पोस्ट इन्होंने खुद सेट किया, गोल पोस्ट कि वी हैव टू बिकम लाइक इंडिया। और इन्हें जो इंडियन मुस्लिम भी चाहिए ना, वो बड़ा टोकनाइज्ड मुस्लिम, शाहरुख खान वाला, शाहरुख खान, इवन दैट गाय मोहम्मद जुनैद, मतलब पहला बंदा। व्हाट एन इडियट बाय द वे। मैं एक बात बताऊं, लोग समझा रहे थे कि भाई, मैंने उसको देखा था ना रोते हुए, हस्बे मामूल इंडियन मुसलमान से जाती होती है, मैं जहाँ आंसू आए आते हैं, नहीं आए, पता है मैंने क्या कहा है, वो पटवारी मैंने जो मेरी माँ जवाब देती है, तुसाना लाज ही तुसाना उन राम है तो की, मतलब तुम्हें उस टाइम कह रहे थे, हाँ उन राम है तो की, तुम्हें उस टाइम कह रहे थे कि ये सारे लोग टाइम से निकलेंगे, तुम्हें छितर फेरेंगे ये बात, तुम्हारे पीछे किसी ने नहीं आना, मतलब डन एंड डस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। 100 ग्राम चने मिक्सी में डालो, वो नहीं अंकल जिम वाला, 100 ग्राम चने मिक्सी में डालो, वो वीडियो बना रहे हैं योगी जी, अगर जुनैद ने भ्रष्टाचार के पैसे से बिरयानी और कड़ी पकौड़े खिलाए लोगों को, तो वाकई सर इन्फ्लुएंसर, टीवी स्टार, एंकर कह रहा है मुसलमान की गुच्ची मरोड़ दो तुम। और वो कह रहे हैं हमें भी एतराज नहीं है, और वो जो बैठे हुए जंतर मंतर पे सारे ये आम आदमी पार्टी वाले, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम भी एतराज, हमें भ्रष्टाचार का पैसा हम नहीं लाओ, हमें इसके ऊपर एतराज। कहाँ से पैसे आ रहे थे इस फंडिंग के, वो कहीं लिंक करेंगे टूरिज्म से, और बंदा देंगे, मतलब अगवा कौन होगा? मुसलमान। एक्स्ट्राडिशनल किलिंग किसकी होगी? मुसलमान की। मोब लिंच कौन होगा? मुसलमान मोब लिंच होगा। I mean, what are you guys even
टॉकिंग अबाउट कि हम तुमने 2019 के बाद से Sahaluddin was right. और मैं हैरान हूँ Can you believe Sahaluddin was right? अबाउट व्हाट Indian Muslims. या You have no future in civil democratic Islam in India. कोई future नहीं है. You have to fight. ऑफ कोर्स I can't believe I'm saying this because मैं हमेशा कहता था यार देखें यार साहिल भाई वो मारे जाएंगे. They're gonna get killed anyways. This is the gayest rendition जो हो सकती थी जुनैद की of like मैं सिविल डेमोक्रेटिक कांग्रेस का इस्लाम. क्या हुआ? नहीं चल रहा ना, नहीं चल नहीं और चल रहा सारे हमारा. लोगों से ना अभी वो इवन उनके जितने भी सेकुलर सी कमेंट्री सुना वो कहते हैं 14 साल से मोदी साहब आप कोशिश कर रहे थे ब्रो. मतलब मेरा 14 साल से आप कोशिश कर रहे थे 2014 से. भाई 2014 से पहले यू वर लिविंग इन द लाला लैंड, मुस्लिम्स वर नॉट. बाबरी मस्जिद क्या हुआ? शहीद हुई थी. किसके ज़माने में शहीद हुई थी? कांग्रेस की हुकूमत. कांग्रेस. लाइक एक मेजर 94 हिंदुत्वा का लेड message. जितने भी इवेंट्स हैं मेजर हिंदुत्वा लेड, वो मॉब वायलेंस के, कांग्रेस मॉब ने लिंचिंग करवाए के, प्रोग्राम्स के, जितने मेजर इवेंट्स हैं वो हिंदुत्वा वो कांग्रेस की हुकूमत में हुए हैं. Yeah. कांग्रेस ने उनको फैसिलिटेट किया बकायदा. इवन सिखों के साथ जितना मैसेकर हुआ है Yeah. पूरी पंजाब की जिनोसाइड सिखों के दौर के अंदर हुई है. लाइक पीपल हैव नो मेमोरी ऑफ ऑल The दैट guy स्टफ. who was leading the charge, वो जो Yeah. फौजी जर्नैल है वो सिख था, या कांग्रेस का सिख था हिमसेल्फ himself. वाज फ्रॉम कांग्रेस. उसने टैंक चढ़ाए हैं उनके काबे पे. या या रेड टेंपल पे. वो जो भी उनका काबा और उनका मदीना ही है ना, वो उनका हरम ही है ना. हाँ, गोल्डन टेम्पल पे. गोल्डन टेम्पल पे, सॉरी. सो देयर वाज दैट. और मैं तो ये कमेंट्री देख के मुझे हैरानगी हो रही थी कि अच्छा पाकिस्तान और मतलब आप 10 सालों से ये बात आप 2014 में 15 में करते ना तो फिर हम कहते हैं अच्छा 2014-15 में वो किसी ने वो अच्छा वो वाली किताब ना 2020 में में आनी थी तो वो 2020 में आएगी तो तब लोगों को पता लग जाएगा. अ लॉट हैज़ बीन रिटन, अ लॉट हैज़ बीन पब्लिश्ड. कश्मीरियों की टेस्टिमनीज ऑन रिकॉर्ड हैं. कश्मीरी फिल्में लिखी आ चुकी हैं. पर्सोना नॉन ग्राटा है हमारे लिबरल के लिए. शर्जील इमाम एंड ऑल दिस पीपल, उनका पूरा आर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है. कन्हैया कुमार किधर पहुंचा, वो उमर खालिद वो कहाँ बैठा हुआ है अपनी पीएचडी को लेके, पीएचडी के बाद करने के बाद कहाँ बैठा हुआ है. सारा आर्क कंप्लीट हुआ इन लोगों का. इन लोगों का जितना भी कैरियर आर्क होता है ना 5-10 साल का कि 40. अमृतपाल आया. आपने दिलजीत दोसांझ के गाने तो सुनने, लेकिन अमृतपाल जो आया पंजाब की आवाज़ उठाने या चढ़ते पंजाब में, किसी ने बात की वो नजर पाकिस्तान नहीं आया में? आपको? वो नजर नहीं आया आपको? हाँ, वो इलेक्शन जीत के जेल में बैठा हुआ है. जी हालांकि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मतलब ये है कि आप वो उस प्रोसेस के ऊपर बिलीव करते हो. जी. नहीं वो नहीं. हाँ. उसने वजाहत की कि हम कोई खालिस्तान के हक में नहीं है, हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि हम क्या करें. आपने जो हमारा हाल कर दिया पंजाब में, या उसने वजाहत भी की लेकिन नहीं. सो दो और अभी फिर उससे लेजी कमेंट्री. हिंदुत्व खतरे में है. हिंदुत्व बिल्कुल किसी खतरे में नहीं है. हिंदुत्व स्ट्रॉन्ग हो गया भाई. कभी हो गया. मोदी ने कहा है कि देखो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये मोदी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे हैं. ये सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो पहुँच के रील बना रहे थे, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स मीटअप के ऊपर जाके मोदी से वार लेते हैं. जी, ये जी. सारे वो लोग हैं लाइक मोदी के फैन है. ये मोदी के फ़ैन हैं, ये मोदी को पूजते हैं. वो सिर्फ नाराज़गी इजहार करने आया था कि अंदाता ये जो आपका छोटे वाला मुलाजिम है ना इसको निकाल दें आप. वो जो अगला मुलाजिम रखा है वो भी आरएसएस का ही बख्ता है. ये लोअर मैनेजमेंट का अपर मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट के बारे में कंप्लेंट उन्होंने इसको फिक्स कर दिया. हिंदुत्व में गिविंग खड़ी है, स्ट्रॉन्ग एज एवर. और उस क्लास के लिए, उस स्पेसिफिक क्लास के लिए, उस साइजेबल मेजोरिटी माइनॉरिटी के लिए 2029 के वो इलेक्शन के सिस्टम बारे वर्क में करता है. अभी पता है प्रोपेगेंडा क्या बिल्ड कर रही है मोदी गवर्नमेंट. आरएसएस के बीजेपी के प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है. उन्होंने ना डिसइन्फ्लुएंसर क्लास बहुत बड़ी बनाई है. ऑफ कोर्स मैंने किसी मुल्क में इतनी बड़ी नहीं देखी है. अमेरिका में शायद अमेरिका के पास इतनी बड़ी हो. उसके अंदर ना एक पूरा पहलू होता है मजहबी ज्ञान का, कि वो मजहबी लेक्चरिंग. और क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा तिलिस्माती काम और ये जादू और ये जंतर मंतर नंबर निकालना, तो तांत्रियों को बहुत बुलाते हैं, हाथ पढ़ने वालों को, और ये सब तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हाथ पढ़ने वाले, और वो सब कह रहे हैं. वो असल में झूठ का तरीका होता है ना प्रोपेगेंडा का, कि वो बात कहते हैं जो कि फ्यूचर बता के कहते हैं, वो जो चाह रहे होते हैं कि होए 2029 के अंदर जो है वो हम इलेक्शन जीत के इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे. दे आर क्लियरली प्रिपेयरिंग फॉर इट. दे विल डू इट. दे हैव डन 370. दे हैव डन. दे विल डू इट. और ये जितनी जंतर मंतर की आवाम है, ये मुसलमानों के महलों में खड़े होके रील्स बनाएगी इंस्टाग्राम की कि देखो ख़त्म कर दिया हमने, बन गया भारत. मतलब यही लोग बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर के ऊपर
राम मंदिर के अंदर चोरी का खैर वो अलग ही सीन है, मतलब राम मंदिर की इनॉग्रेशन के ऊपर ये लोग पहुंचे हुए थे, रील बना रहे थे। सर राम आपको मंदिर पूरे की बॉलीवुड में, आपको पूरे पूरा बॉलीवुड बॉलीवुड से राम मंदिर की पूरे वजह से बॉलीवुड में एक बंदा मिला जिसने कहा वहाँ की जुडिशरी में, एक भी नहीं। आपको वहाँ की जुडिशरी ने सैंक्शन की ये सारी वहाँ की हरकत। मीडिया में कोई एक आदमी मिला आपको? नहीं, मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ कि वहाँ की जुडिशरी ने जब सैंक्शन किया था राम मंदिर का बनाना, तब इतनी मैस मोबिलाइजेशन हुई थी। नहीं। सो इट मीन्स कि मेरे जितने भी ये सेकुलर और लिबरल और जिनको इंडिया को देखते साथ ही कुछ ऑर्गेजमिक फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना उनको हालांकि थोड़ा वैसे देखने में क्या है मुझे समझ नहीं आता, इतना गंदा मुल्क है, मुझे देख के उसको काई आती है यार। मुझे तो अपने मुल्क को देख के शर्म आती है, तो उसको देख के तो खौफ आता वो है। तो खैर और ही सीन है, स्पेशली जो वहाँ हमारी कम्युनिटीज़ का हाल है, मतलब पूरी वो आपने वो पढ़ा था ना पेपर, आपने दिखाया था, वो याद है? पूरी एक अर्बनाइजेशन की पॉलिसी है जहाँ अर्बन डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की पुल अंडरपास वगैरह वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ झुग्गियों को और मुस्लिम गेटों को और तबाह किया जाए। वो हम उसकी वीडियो भी बना देंगे जिस बंदे ने की थी वो नोस के ऊपर, उस बंदे ने फिर बकायदा पॉडकास्ट भी की थी उस अपने आई थिंक हार्वर्ड में PhD की थी उसने इसके ऊपर, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी थी पूरी, जिस तरह वो पुल बनाया इसलिए गया था कि मुंबई के अंदर एक थी और शहर के अंदर मुसलमानों के महल्ले से सीधा ही आप पता नहीं लगे नीचे दब जाता है उसके नीचे के नीचे कोई रहता भी है, वो और इग्नोर होता है एक पर्सपेक्टिव से। तो वो लोग वो नाचेंगे, वो इस तरह की रील बनाएंगे, वो इग्नोर करेंगे जिस तरह वो इग्नोर कर रहे हैं। और वो तो मोदी के लिए मोदी के लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि देखो मैंने आवाम की बात सुनी है, मैंने अपना मुनसिफारी मेरी बताइए ख्वाहिश है ये ताजमहल तोड़े। नहीं मैं क्यों मेरी बहुत ख्वाहिश है अपनी कब्र बहुत स्पीड से खोद देना है या मैं तो कहता हूँ मोदी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मोदी और RSS। मैं तो कहता हूँ अगला प्राइम मिनिस्टर हो योगी आदित्यनाथ और ताजमहल को तोड़े, बल्कि तोड़े मत, उसको सुर्ख पेंट करे, वो ऑरेंज कलर करके, नारंगी कलर और पेंट लगाए, और पेंट में वो पेंट के अंदर वो मिलावट, और साल बाद उखड़ जाए वो, और अडानी पैसे लेके निकल जाए पेंट के। मैं तो कह रहा हूँ ये होए। मैं तो खुश हूँ मोदी हमारे पे हमले करता है, हाँ मतलब फॉल्स फ्लैग करता है कश्मीर में, वो नहीं करेगा साला, हम नहीं लड़ेंगे। हम कह रहे हैं यार बिजनेस करते हैं, हमारे वालों को फिर हो सकता है लड़ी अब। हाँ हमारी एलीट को कांग्रेस बहुत सपोर्ट करती है मेरा पिस्टल कहाँ है हमारी एलीट को कांग्रेस बहुत सपोर्ट करती है, और स्पेशली जो कल्चरल एलीट है ना, जो लाहौर की एलीट है, वो तो वो कहते हैं कांग्रेस कहती है खामोशी से करो, और काम वही करती है। बीजेपी कहती है शोर मचा के करो। मैं कहता हूँ बीजेपी बहुत अच्छी है, आई सपोर्ट बीजेपी। शोर मचा के करती है, शोर मचाते हैं, इनको भी करना पड़ता है कि हर जुमे के बाद खड़े होंगे, कश्मीर के लिए खड़े हो, हम जुमे के बाद एग्रेसिवली करती है। और आई डोंट नो, वैसे स्टार्ट में एक बात की थी कि आइडियोलॉजिकल अपोनेंट दो ही हैं पॉलिटिकल, एट द एंड फाइनल बैटल में ये होगा, यहाँ जमात इस्लामी एक ही बार इलेक्ट होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यहाँ एक जमात इस्लामी की हुकूमत बनेगी, एक हार्ड स्टेट, वहाँ इंडिया पता नहीं पाकिस्तान में बनती है क्योंकि वो मथुरा और गॉडजिला बांग्लादेश के अंदर जो गॉडजिला और वो नहीं लड़ते जब वो हाइड्रा, और पीछे से साइड से वो आएगा, कौन आएगा हमारी लड़ाई देखने, अफगानिस्तान, लड़ाई देखे बांग्लादेश के अंदर इस तरफ वाली सारी बॉर्डर स्टेट पे बीजेपी है जी, दूसरी तरफ वाली जो बॉर्डर की सीटें वहाँ जमात इस्लामी है। सो दिस आर बिकॉज दे आर नॉट फैमिली ओरिएंटेड, प्योर आइडियोलॉजिकल जमाते हैं ना, किसी आइडिया के ऊपर बेस करते हैं। वो आइडिया बीजेपी वाले तो फैमिली पैदा ही नहीं कर पाते, नपुंसक हैं सारे। ऐसी भी बात नहीं, कोई मोदी से किसी से बच्चा नहीं पैदा होता बीजेपी वालों से। योगी कितने बच्चे, योगी के अच्छे बच्चे नहीं है, शादीशुदा नहीं है, योगी भी शादीशुदा नहीं है, उन्होंने योग लिया हुआ, वो शादी तो नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ बच्चों की। और हिंदुत्व में कौन कैरेक्टर है इसकी बहुत ज्यादा है, RSS में तो असूल है ना ये कुछ कि इस लेवल के बाद शादी नहीं, और वो सब नहीं, सब गेज हैं, सब गेज हैं। अच्छा, वैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देख, एक तरफ गोश्त खाती जमात इस्लामी बांग्लादेश में 4 औरतें रखते हैं और वो सब, और बच्चों की पिटाई करते हैं और लेडीज पे सख्ती करते हैं, और यहाँ पे ये साड़ियाँ पहने हुए नंगी औरतें और गोश्त नहीं खा रहे और बच्चे नहीं पैदा कर रहे, और ऑल वेज भी ले रहे हैं। या बांग्लादेश might be it man, that might be the actual ideological front जहाँ लड़ाई होगी जमात इस्लामी वर्सेस बीजेपी, फाइनल शोडाउन बॉर्डर के ऊपर। आई डोंट नो बॉर्डर में होते, लेकिन मैं ओवरऑल मैंने ये बात की थी कि बाकी सारी जितने बात है ना, खालिदा ज़िया, हसीना वाजिद, इवन गांधी खानदान, फिर वहाँ से दीज आर ऑल पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पार्टी जो
आई डोंट नो कि गांधी खानदान के बाद अगला कौन है राहुल गांधी के बाद। आई डोंट सी एनी में जूस ही नहीं है। एनी करिज्मेटिक फिगर। प्रियंका गांधी खैर बुढ़ी हो चुकी हुई है, तो यही 2-3 आखिरी पीढ़ी चल रही है। आई डोंट राहुल पीएम नहीं बनेगा कभी भी, बनेगा। लेकिन नहीं, मुझे लगता है Sorry. बनेगा। इवन bro. हिंदुत्वा के लोग कह रहे हैं कि नो बन ब्रो, जाएगा। नो ब्रो, ही इज इन क्यों? 50s ब्रो। इट फैक्टर नहीं है 70s में आके बन जाएगा। बनते तो हैं 70s में जाके, क्या मसला है? वाजपेयी कब बना था? वाजपेयी भी उसी एज में बना काफी था। एज में था। हाँ। राहुल में नहीं बन सकता, और बन जाएगा राहुल नहीं बन जाएगा। नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है बहुत। राहुल का मुकाबला किस तरफ किससे होगा? असल पॉइंट ये है योगी आदित्यनाथ। योगी तो आदित्यनाथ। सोच, योगी प्राइम मिनिस्टर, उससे बोला नहीं जाता। यार आई होप सो। मैं प्रे फॉर इट। Yeah. वो अब बालियां लगा के अपनी जाए वो। बट या मोदी के बाद वहाँ पे एक बड़ा खला पैदा होने वाला है। ये पहला वो सीन है कि हालांकि आरएसएस बीजेपी के अंदर, बीजेपी वाज नेवर पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पार्टी। इवन व्हेन वाजपेयी वाज देयर, ऑफ कोर्स ही इज वाजपेयी, बट बीजेपी वाज स्ट्रॉन्गर, द पार्टी वाज स्ट्रॉन्गर। असली में इसने एलके अडवाणी शानी सबको फार्क जो किया ना, हाँ मोदी ने सारी वो कैडर खत्म किया, और फिर अपने आप को, मोदी ने अपने आप को वैक्यूम क्रिएट करके अपने आप को उसमें गॉड बनाया इनका, या और वो भगवान है। मोदी इमोर्टलाइज हो गया है। या अब वो फारे, हालांकि उसकी पॉलिसियां सारी पुठी पड़ेंगी लोगों को, गुर्बत में इजाफा हो, लेकिन वो गॉड बन के निकलेगा। और इसमें मोदी की गलती नहीं होगी। मतलब अब अगर हाँ, गवर्नेंस की मिसाइल है वो। मतलब नहीं, कुछ गलती है भी है, जो कॉर्पोरेट कल्चर उन्होंने क्रिएट किया वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है। वो कांग्रेस ने क्रिएट किया था, न्यू लिबरल पॉलिसीज। ये भी बात है कि वो सारे टाटा और बिरला और सब, मनमोहन सिंह का वो था कि हमने अपने आप को लाइन करना है, अमेरिकन मार्केट को लेकर आना है, मार्केट खोलनी ये है। बात है। बॉलीवुड ने वहाँ जाके फिल्में बनानी है। और you're right, you're so right. मैकडोनल्ड It's all मनमोहन सिंह। उसको फिर वही लोगों को लगता है कि शायद ये लोग तो पोल्स अपार्ट हैं, कांग्रेस का इंडिया तो बहुत खुला इंडिया था। यार It's the same thing. कोई नेम मी वन पॉलिसी, वन जो different है। एक पॉलिसी मुझे बता दो। जो डिफरेंट है, हाँ, not one. शर्जील इमाम ने ना जेएनयू के अंदर स्पीच की थी 5 मिनट की। उसके अंदर उसने यही कहा था, उसने कहा था कि फाशिज्म क्या होता है? फाशिज्म ये होता है कि मेजोरिटी का रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका फाशिस्ट था कि जब नेहरू ने क्या कहते हैं, बिहार के अंदर या आसाम के अंदर या कश्मीर के अंदर या हैदराबाद के अंदर सेंटर ने कहा कि गवर्नमेंट गिरा दो। ऐसा तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, 1-2 जगह के अलावा। मतलब कई, खैर पाकिस्तान को तो मुआवजा नहीं करना बनता कि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी रही नहीं है। बट इट वॉज अ फैशिस्टिक टेंडेंसीज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपने सेंटर से बैठ के फैसला कर दिया कि खत्म कर दो हुकूमत, खत्म कर दो आर्टिकल 370। ये इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फैशिज्म था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फैशिज्म बीजेपी तो नहीं लेकर आई ना, बीजेपी तो 1970 से बनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आया, जनाब नेहरू साहब की देन है। तो उसको एज ए प्रेजेंट करना कि वो नहीं, वो 2014 से पहले वाला, हमें तो ऐसा इंडिया चाहिए था जो जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर क्या कहते हैं, गाय की कुर्बानी करें ये ना करें बस, इसके अलावा बाकी सारा कुछ करें। हमें पता है कौन सा इंडिया चाहिए, या इसका पीएम योगी आदित्यनाथ। या आई विश I support योगी आदित्यनाथ फॉर पीएम। we could get that हिंदुस्तान one इंशाल्लाह दुआ करते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। No, I'm kidding. But yeah, no, it's a nightmare. या इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड बाय द आई थिंक आखिरी एक डेवलपमेंट जो इस वीक के अंदर हुई, वो पाकिस्तानियों ने और भी बड़े लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्री की। वो हमारे उम्मत मुस्लिमा के अजीम सपूत अहमद अलशरा साहब ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, और उसके स्टैटिस्टिक्स बड़े हैरानकुन थे कि 2 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे उस इंटरव्यू को। और मगरबी दुनिया में बहुत glued, Arab world is glued to him. किसी ने कंपेयर भी किया हुआ था, किसी से जब इंटरव्यू देता है तो 15,000 बंदा भी नहीं देखता किसी ने नहीं, अपने इब्राहिम भाई ने किया था। हाँ उसने शेयर किया हमारे कॉलीग, हमारे न्यू कॉलीग, या soon to be revealed। तो उसके अंदर उन्होंने एक बात की कि वी आर सीकिंग अ पैक्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इसराइल, और उन्होंने शायद उस बात को भी डिनाई किया जो पिछले पूरे 2 महीने से ना एक ऐसा इकोसिस्टम ईरान ने क्रिएट किया हुआ है। अभी इसके ऊपर किसी ने स्टडी नहीं की, क्योंकि ईरान के ऊपर रिसर्च करना फ्रॉम अ क्रिटिकल लेंस है स्पेशली इन द लेफ्टिस्ट एकेडेमिया बैड समझा जाता है, नो गो एरिया है कि जो ईरानी डिसइन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत बड़ी यूएई के जो है ना डिसइन्फ्लुएंसर्स, वो तो आते हैं, वो भी नजर में आते हैं। मसला ये है कि ईरान के और कौमों के भी हैं, लाइक सीरियंस, लेबनीज या यूरोपियन लेफ्टिस्ट, अमेरिकन लेफ्टिस्ट, तो उनका भी एक डिसइन्फ्लुएंसर का नेटवर्क है
झूठ बोलते हैं कि टिप जोड़ के। एक महीना कहानी निकाल दो, अगले महीने अगले महीने किसी ने पूछते नहीं, मतलब उन्होंने पूरा महीना 1 महीना कहानी बिल्डअप की कि अल शरा इज सीकिंग मिलिट्री इंटरवेंशन इन लेबनान। जी, पानी कन्विंस थे मुझे यहाँ पे, मुझे अब वो स्टोरी आई थी कान नहीं यार उससे। हमारे शिया दोस्त यहाँ मुझे फोन पे कहते कि यार वो वाकई में लेबनान में हमला कर देगा। मैं कहता तुम जहनी मरीज हो यार। अब वो पूरा मैं चुप करके सुन रहा था और ना आई एम फॉरगेटिंग द नेम। मुझे जब रिसेंटली पूरा वाकया हुआ ना तो मेरे कुछ फ़लस्तीनी साफ़ी दोस्तों ने ट्वीटिंग की तो मुझे काफ़ी सहेलियों ने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ओह माशाल्लाह। तो जो स्पेशली बिकॉज दे हैव आल्सो आई एम गेसिंग कि जेरूसलम पोस्ट के ऊपर भी स्टोरी लगी थी पूरी, तो उसको देखते ना तो आई नो आई एम इन देयर डेटाबेस एज वेल कहीं ना कहीं कि मैं अभी फ्लैग हो गया हूँ कि ये बंदा जो है एंटी इसराइल और प्रो अल्हम्दुलिल्लाह तो देर से काम कर रहा हूँ सर, आपने मेरा नहीं कहा सर। तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल बन गए। आप ट्विटर पे नहीं है ना यार, मेंटल पेशेंट्स की जगह। सो उन साफियों ने खबरें ब्रेक करना स्टार्ट की और उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा कोट करना शुरू कर दिया कि सिक्योरिटी सीरियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैव कोटेड दैट दे आर बिल्कुल जी दे आर थिंकिंग अबाउट इट। और फिर एवल शरा टेल अवीव विजिट के लिए जा रहे हैं, 1 महीने निकाल देंगे खबर, अगले महीने नहीं खबर। और फिर उस खबर के साथ ना एक सीरियन कमांडर भी था कि वो उस तरफ चला गया है वहाँ पे ना जहाँ पे बदख्शां में लेबनान का बॉर्डर है। बदख्शां वाला सीन तो अलग चल रहा है। नहीं, बदख्शां में आ गया ना, तालिबान की हुकूमत गिर गई है। वो वहाँ चला गया, बड़ा डीप कट है, समझ आ गया तो ठीक है। वो वहाँ चला गया और उससे मॉनिटर करना शुरू कर दिया कि किस तरह हम ना एक किस्म की लिमिटेड इंकर्जन करेंगे इनटू लेबनान और फिर देखेंगे कि हमने हिज़्बुल्लाह को डिसमेंटल करना और व्हाटएवर। एंड इट इज़ जस्ट फॉर आ सिक्योरिटी, इट्स जस्ट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी बफर। हाँ, सिक्योरिटी बफर फॉर सीरिया। इस तरह से स्टोरी को, और वो स्टोरी महीना चली, सारों ने छेपी इधर उधर दाएं बाएं। अहमद इसरा ने कह दिया कि यार हमें पता है कि लेबनान का मसला सिक्योरिटी मसला नहीं, वो पॉलिटिकल मसला, उन लोगों को बैठ के हल करना है। दोनों तरफ के लोग हैं, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ हिज़्बुल्लाह है, उन्होंने बैठ कर अरेंजमेंट तय करना है। असल मसला अगर उसने फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं की, उसने कहा असल मसला जो उस मुल्क का है वो पॉलिटिकल मसला है और वो जब तक हल नहीं होगा तो सिक्योरिटी का मसला हल नहीं होगा आपका। किसके पास है? बिल्कुल। तो ये बात उसने की। साथ उसने कहा कि हम इसराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट सीख कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अब ये बयान दे के वो चला गया। पीछे से सारे क्या पाकिस्तानी साफ़ी और क्या पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट चढ़ के हम तो जिस दिन ये लाए थे बशार अल असद को हटाकर हमने उस टाइम कह दिया था ये बंदा एजेंट है। बशार अल असद की जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट थी इजराइल के साथ, आई वाज लाइक ब्रो डू यू बशार अल असद की सिक्योरिटी एग्रीमेंट थी इजराइल के साथ, एंड बाय दैट इवन पड़ोसियों की होती हैं। हाँ, नहीं होती नहीं है। मसला ये है कि वो एग्रीमेंट से क्या मुराद है उसकी, वो इसराइल को बेट कर रहा है। हाँ। कि एग्रीमेंट से मुराद ये कि गुलान से वो जाएगा, वो गुलान को छोड़ेगा। हाँ, कि आप इसको छोड़ो, आप बफर बनाते हैं ना, आप गुलान को छोड़ो, गुलान पर हमारी हुकूमत हो, हम आपको हमला नहीं करेंगे। लेन देन होती है ना यार, दैट्स इट। अब उसको बुनियाद बनाकर मुझे स्पेशल देखें साथ भाई ये देखें ये डू यू थिंक लेबनीज, मुझे किसी ने टैग किया, डू यू थिंक दे विल टारगेट हिज़्बुल्लाह इन लेबनान? मैंने कहा वट एवर दे डिसाइड टू डू, पाकिस्तान शुड रिमेन इंडिफरेंट एज दे वर इन द पास्ट 14 ईयर्स। जिस तरह पास्ट 14 ईयर्स हमने प्रिटेंड किया ना कि सीरिया तो कुछ नहीं करता यहाँ से, हालांकि शिया फाइटर यहाँ से जा रहे थे, पाराचंदान में रिटर्निंग कम था, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, लोगों ने रिपोर्टें लिखी हुई हैं, लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं उसके पाकिस्तानी स्टेट ने। लेकिन हम इस तरह प्रिटेंड कर रहे थे कि जिस तरह सीरिया अच्छा मुल्क है, कोई कितने लोग मरे हैं, अच्छा कितने लोग लापता हैं, अच्छा ठीक है सही उसी तरह ठीक ओके। आपने अभी भी वही कहना, जस्ट स्ट्रिक्ट डू योर यूजुअल थिंग, स्क्रिप्ट भी राइट। अब और दूसरी तरफ क्या स्क्रिप्ट है, और मतलब बंदा इतना मैं परेशान हो जाता हूँ ना। अब वो एक साफ़ी है यूएई का, यूएई में बैठा हुआ, अब उसने वो स्टोरी लगा दी कि जी ये कमांडर है ईरान का, इसने देखें हमास का झंडा लगाया हुआ है, इसने फातिमीन का झंडा लगाया हुआ है। तो ये फातिमीन तो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम है। और वो 2020 की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब बीच में अब एक तरफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है और दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, दोनों तरफ। जब वो तस्वीर लगी थी तब फातिमी उनको टेररिस्ट तंजीम नहीं थी। उसको हमने 2023 में जब फातिमी अपना काम शाम करके या तो सारे फारिग हो गए थे या मर गए थे या आ गए थे वापस, उस टाइम हमने उसको डिक्लेयर किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हालात है इस मुल्क के और इस मुल्क की अशराफिया के और साफ़ियों के। और यहाँ पर इस तरह की कमेंट्री होती है मिडल ईस्ट
को लेकर और इंडिया और इंडिया को लेकर। तो टू गेट द ऑथेंटिक कमेंट्री आई गेस यू शुड सब्सक्राइब टू मैट्रिक्स की मेंबरशिप लेनी चाहिए आपको। वहाँ पर हर हफ्ते हम लाइव एक एक्सक्लूसिव लाइव पब्लिश करते हैं। सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शट अप।